अब हमारा टॉपिक है कलर मोड। और अगर मैं कलर मोड की वैल्यूज़ में एक बार क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 5 कलर मोड है। बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK एंड LAB। इसको लैब कलर्स भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन इसका वो LAB होता है, क्योंकि इसमें ये तीनों एक्चुअल में एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम्स है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें आगे हम देखेंगे कि क्या डिटेल में होता है। कलर मोड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बहुत सिंपल, किसी लेमैन को समझाना या फिर किसी बिगिनर को, स्टूडेंट को समझाने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है कि कलर मोड हमारी डॉक्यूमेंट लेवल प्रॉपर्टी होती है, जो ये बताती है कि आपका काम जो भी आप बनाने जा रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है, आप उस डॉक्यूमेंट को, उस फाइल को क्यों क्रिएट कर रहे हो। एंड मे बी आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, हमारे पास जो पर्पज़ होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं। पहला पर्पज़ आपका या तो डिजिटल पर्पज़ होगा, आपको उसको किसी स्क्रीन पे दिखाना है, या फिर दूसरा पर्पज़ आपका हो सकता है कि आप उसे प्रिंट करना चाहते हो, तो प्रिंट पर्पज़ हो सकता है आपका। अब इस फॉर्म में हमारे मैक्सिमम ग्राफिक के सॉफ्टवेयर्स में आपको सिर्फ 2 कलर मोड मिलते हैं, RGB एंड CMYK। जहाँ पे RGB डिनोट करता है हमारे डिजिटल पर्पज़ को या डिजिटल मीडिया को, और CMYK डिनोट करता है हमारी प्रिंट मीडिया को, जो ये CMYK कलर होता है। ये तो हुआ बहुत बेसिक लेवल पे समझना। थोड़ा सा डिटेल में और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो एडोब ने खुद बनाई है कलर मोड की, उसे समझाने के लिए एक बार मेरे डॉक्यूमेंट में चलते हैं। तो एडोब के अकॉर्डिंग हमारा जो कलर मोड होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि आप कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हो अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए, जो डिपेंड करेगा आप कलर मॉडल के कौन से कलर चैनल्स में काम करने वाले हो। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि आपको अभी कलर चैनल्स, कलर मॉडल, इनका यूज़ नहीं पता होगा, इनके बारे में पता नहीं होगा। तो अभी समझने के लिए जो इसका फर्स्ट हाफ है सेंटेंस का, उतना भी काफ़ी है कि कलर मोड में आप ये डिफाइन करते हैं कि आप कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं। हम जो भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले होंगे, उन कलर कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो कलर मोड होगा उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ डिसाइड होती हैं। जैसा कि मैंने वैल्यूज़ अभी स्टार्टिंग में दिखाई थी, हमारे पास बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK एंड LAB कलर्स थे। अब हम इन वैल्यूज़ को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आती है बिटमैप। बिटमैप की अगर हम बात करें तो बिटमैप एक सिंगल बिट डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे जो बिट होता है वो हमें फिर से हमारे न्यू डॉक्यूमेंट में, आप अगर देखेंगे कलर मोड के बाद बिट होता है। तो ये बिट मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो बिटमैप एक सिंगल बिट डॉक्यूमेंट होता था। सिंगल बिट का मतलब हो गया कि उसमें सबसे कम डिटेल होती थी, उसमें बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि डिटेलिंग होती ही नहीं है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कलर्स यूज होते हैं वो सिर्फ ब्लैक और वाइट यूज हो सकते हैं। बिटमैप को एक बार दिखाने के लिए सबसे पहले हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। हमारा न्यू डॉक्यूमेंट बिटमैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो इमेजेस होती हैं वो काफ़ी हाई डिटेल्ड होती हैं। तो मैं ग्रे स्केल डॉक्यूमेंट बनाता हूँ एक पहले। तो आप देखेंगे ये एक ग्रे स्केल डॉक्यूमेंट बन गया। अब इसके अंदर मैं एक इमेज लेकर आता हूँ, और ये इमेज आप देख सकते हैं जब वो बाहर थी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो कलर्ड इमेज थी। जैसे मैं उसको इस डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं वो ब्लैक एंड वाइट हो गई है, या फिर ये ग्रे स्केल हो गई। हमें पता कैसे चलता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन से स्केल में है या हमारा डॉक्यूमेंट कौन से कलर मोड में है? तो आप देखेंगे हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट के नेम के एकदम राइट हैंड कॉर्नर पे आपको मिलता है आपका कलर मोड। सबसे पहले उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका लेयर का नाम, जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा, और फिर उसके बाद आपका कलर मोड, और उसके बाद कि वो डॉक्यूमेंट कितने बिट में बना हुआ है। यहाँ पे हमारी जो इमेज है इसको हमें चेंज करना है बिटमैप में। बिटमैप में चेंज करने के लिए मैं इसको सिंपली हमारे मेन्यू बार में इमेज मेन्यू के अंदर जाऊँगा, उसके बाद मोड एंड देन बिटमैप। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वो लेयर फ्लैट करने के लिए पूछेगा एंड हम ओके कर देते हैं। जो आउटपुट है वो हम 30 पिक्सल पर इंच ही रहने देंगे। अब ये बिटमैप में चेंज हो चुकी है, आप ऊपर देख सकते हैं बिटमैप लिखा हुआ आ रहा है। ऑल्दो अभी आपको कोई डिफरेंस शायद इतना दिख नहीं रहा होगा, बट अगर हम जूम करें इसमें तो आप देखेंगे जितने भी हमारे ग्रे कलर थे वो एक्चुअल में ग्रे नहीं है। अब आप देख सकते हैं आपको सिर्फ ब्लैक और वाइट ही दिखाई देगा इसके अंदर कोई ग्रे कलर नहीं है। ये होता है बिटमैप। इसमें आइदर प्योर वाइट होगा या फिर प्योर ब्लैक होता है। अब जिसकी क्वांटिटी जहाँ ज़्यादा होगी वो उस अकॉर्डिंग आपको लाइट और डार्क होता हुआ दिखेगा। जैसा आप देखेंगे जूम करने में हमारी जो पिक्सल्स है
वो सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर में ही है। तो ये होता है बिटमैप। वापस जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। अब बिटमैप के बाद हमारे पास आता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल के अंदर हमारे पास ग्रे के शेड्स होते हैं। ग्रे के शेड 256 शेड्स होते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि फोटोशॉप में 256 शेड्स होते हैं कलर के, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है क्योंकि ये आपको हर चीज़ में मिलती है, चाहे वो ग्रे हो या फिर कोई भी दूसरा कलर हो, उसके आपको हमेशा 256 शेड्स मिलते हैं, जो अभी हम आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रे स्केल में हमें ग्रे के शेड्स मिल रहे हैं। तो मैं वापस जाता हूँ इस डॉक्यूमेंट में, और अगर आपको याद हो तो ये पहले ग्रे स्केल था, मैंने इसको बिटमैप किया था, तो मैंने इसको सिंपली Ctrl+Z कर दिया है। Ctrl+Z करते ही आप देख सकते हैं ये फिर से ग्रे स्केल हो गया है। अब मैं इसमें अगर जूम करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में ग्रे कलर भी है एंड डार्कर ग्रे कलर भी है। तो हमारा ग्रे स्केल होता है जिसके अंदर हमें ग्रे के शेड्स मिलते हैं। अब ये याद रखिएगा कि कभी भी इसके अंदर आपको प्योर वाइट नहीं मिलता और प्योर ब्लैक भी नहीं मिलता है। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वो प्योर वाइट है, बट अगर मैं वहाँ पे अब मैं अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं वो वाइट नहीं है, वो हल्का सा वाइट से नीचे है, थोड़ा सा ग्रे कलर में है वो। अगर वो वाइट होता तो उसकी ब्राइटनेस B यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है ब्राइटनेस, ये 100% होती, 97% नहीं होती। वापस चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। तो ये होता है हमारा ग्रे स्केल। ग्रे स्केल के बाद आता है RGB। RGB कलर्स की फुल फॉर्म होती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसके अंदर भी आपको हर एक कलर के 256 शेड्स मिलते हैं, वेरिएशंस मिलते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि रेड के टोटल 256 वेरिएशंस होंगे, ग्रीन के भी 256 वेरिएशंस होंगे और ब्लू के भी 256 वेरिएशंस होंगे। अब ये तीनों के अगर 256 वेरिएशंस हैं तो इसका टोटल कलर निकालने के लिए, क्योंकि ये तीनों कलर आपस में कंबाइन होकर हमारा इमेज को या हमारे न्यू कलर को फॉर्म करेंगे हर एक पिक्सल में, तो हमारे टोटल कलर्स को निकालने के लिए हम सिंपली 256 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 256 और 256 से। तो जैसे आप इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपको आपके टोटल नंबर ऑफ कलर्स मिल जाएंगे RGB में, जो है 16,777,216। अब ये याद रखिएगा ये कलर्स इतने ज़्यादा हैं कि ह्यूमन आई इनको देख भी नहीं सकती है। अगर आप सिंपली गूगल सर्च करेंगे टोटल नंबर ऑफ कलर्स ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश, तो उसमें आपको मिलेगा कि ह्यूमन आई अराउंड 1 मिलियन कलर्स डिस्टिंग्विश कर सकती है। तो आप जितने कलर देख भी नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा कलर्स आपको RGB के अंदर मिलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब RGB हमारा डिजिटल मीडिया में यूज़ होता है। RGB को डिजिटल मीडिया में इसलिए प्रेफर करते हैं, अगर हम RGB को किसी भी डिजिटल स्क्रीन पर मैक्सिमम क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, मतलब रेड अपनी फुल क्वांटिटी में होगा, ग्रीन अपनी फुल क्वांटिटी में होगा और ब्लू भी अपनी फुल क्वांटिटी में होगा, तो आपको वाइट कलर मिलेगा। इसको देखने के लिए हम एक बार कलर पैलेट ओपन करते हैं। अब कलर पैलेट में हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, हमें यहाँ पे अभी जो काम है सिर्फ रेड, ग्रीन एंड ब्लू का है, तो इसके लिए हम रेड की वैल्यू को करते हैं। अब ये याद रहे यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो 256 हैं, बट हमारी काउंटिंग जो वैल्यूज़ की यहाँ पे स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, तो इसलिए जो मैक्सिमम नंबर होता है वो होता है 255। इससे बड़ा डिजिट या इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो टैब करते हैं। अब हमारा जो ग्रीन है ये भी 255 मैक्सिमम होगा एंड ब्लू भी 255। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास प्योर वाइट बन के आया है यहाँ पे, जो आप देखेंगे एकदम कॉर्नर का कलर है, प्लस ब्राइटनेस अपने आप 100% हो गई है। अब ये जो फंडा होता है ये ऑन डिस्प्ले काम करता है, क्योंकि डिस्प्ले ऑलरेडी पीछे से एक लाइट इमिट कर रही होती है, इसलिए डिस्प्ले के केस में RGB इस तरीके से काम करता है। बट प्रिंटिंग में ये चीज़ अपोजिट हो जाती है। प्रिंटिंग ऑलरेडी हम एक वाइट पेपर पे करते हैं, तो इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट में करके भी देख सकते हैं। आप रेड, ग्रीन एंड ब्लू इंक्स को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करिए तो कभी भी आपको वाइट कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक लाइट की प्रॉपर्टी है और स्क्रीन जो है वो लाइट इमिट करती है, इस वजह से वो हमें स्क्रीन पे वाइट बनता हुआ दिखता है। बट अगर यही काम आप पेपर पे करेंगे तो पेपर में वो आपको डार्कर शेड ऑफ ब्राउन या ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, वो एक बहुत डार्क रिजल्ट निकल के आएगा। इसीलिए हमें डिस्प्ले और हमारे प्रिंट के कलर्स को सेपरेट करना पड़ा। यहीं से स्टार्टिंग होती है हमारे 4th कलर कॉम्बिनेशन की, जिसका नाम है CMYK। तो अब आप देखेंगे
CMYK की फुल फॉर्म होती है सियान, मैजेंटा, येलो एंड की। जहाँ पे की हमारा ब्लैक कलर है, ब्लैक के लिए बी यूज नहीं हो सकता था क्योंकि वो RGB में ब्लू के लिए यूज हो चुका था। ये 4 हमारे प्रिंटिंग के कलर्स होते हैं और प्रिंटिंग के लिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो CMYK में होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर हम RGB और CMYK को कंपेयर करें तो RGB के कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं और CMYK के कलर्स काफ़ी डल होते हैं। एक बार आपको ये डिफरेंस दिखाने के लिए इमेज को फिर से ओपन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो RGB में, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें क्योंकि जब मैं इसको चेंज करूँगा CMYK में ये थोड़ी सी डल हो जाएगी। चेंज करने के लिए हम सिंपली मेन्यू बार में जाएंगे, इमेज मेन्यू, मोड्स एंड देन CMYK और ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं एक डलनेस आ गई है, प्लस जो हमारा ग्रीन कलर है वो बहुत ज़्यादा हमें डार्क लगने लग गया है। तो मैं अगर Ctrl+Z करता हूँ, अब आप देख सकते हैं एक जो शाइन थी वो शाइन चली गई है ग्रीन साइड से। तो मैं अगर दोबारा Ctrl+Z करता हूँ, सॉरी Ctrl+Shift+Z, तो आप देखेंगे फिर से हमारा जो ग्रीन साइड है और जो ओवरऑल कलर था वो थोड़ा डल हो गया है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा RGB और CMYK का। अब आपके माइंड में आ सकता है कि हम RGB को प्रिंट क्यों नहीं कर देते। तो याद रखिएगा, अगर आपने कभी भी किसी RGB डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा तो जो कलर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आपके कलर प्रिंटिंग के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे थे। इसीलिए प्रिंटिंग के लिए हमेशा CMYK यूज़ किया जाता है। अब लास्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है हमारा LAB कलर्स का। LAB कलर्स, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 कंपोनेंट होते हैं अलग अलग। सबसे पहला कंपोनेंट होता है L, जो रिप्रेजेंट करता है लाइटनेस को। देन हमारे पास जो दूसरे कंपोनेंट्स आते हैं A और B, जहाँ पे A और B हमारे कलर व्हील के एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाफ एक्सिस हमारा A में रिप्रेजेंट होता है और नेक्स्ट हाफ हमारे कलर्स का B में रिप्रेजेंट होता है। और इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो +127 से -128 तक जाती है। LAB की खासियत ये होती है, LAB रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन परसेप्शन ऑफ कलर को। तो एक तरीके से ह्यूमन आई को जैसे कलर दिखते हैं, LAB उसी फॉर्म में कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपको एक चीज़ और क्लियर हुई होगी यहाँ पे कि ह्यूमन आई को जो कलर दिखता है और स्क्रीन पर जो कलर होता है, ये दोनों अलग हो सकते हैं। बट स्टिल इन सब में आपने इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस कर ली होगी अब तक मेरे अकॉर्डिंग कि RGB हमारा डिजिटल के लिए होता है एंड CMYK हमारा प्रिंटिंग के लिए होता है। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही देखा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 2 ही तरीके के काम होते हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स में प्लस मैक्सिमम टाइम जब भी आप काम करेंगे, आपको सिर्फ RGB और CMYK की ही ज़रूरत पड़ने वाली है।